हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जी सी साइड में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही हो चल गया होगा, बहुत से लोगों को पता होगा या बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से स्नातक स्तरीय पदों पर कुछ भर्तियां निकाली गई हैं। जैसे कि एक मिनट, हाँ, बीएसएससी की तरफ से CGL 4, मतलब ये, हाँ, CGL 4 का ये वैकेंसी निकाला गया है और ये स्नातक स्तरीय पदों पर है। तो मैं सोचा क्यों ना इस पे थोड़ा जो इसकी मोटा मोटी बातें हैं जो मतलब बेहद ज़रूरी है फॉर्म फिलअप करने से पहले, किनको फॉर्म फिल मतलब कौन फॉर्म भर पाएंगे कौन नहीं भर पाएंगे। और हाल ही में कुछ लोग डोमिसाइल नीति लागू हुआ है, तो बहुत से लोग मतलब अदर राज्य वाले सोच रहे होंगे कि पता ना है हम इसमें फिलअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए, इसमें पहले क्या है कि ये कर है कि स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति, अर्थात ये इंटर के पदों पर या हाई स्कूल के पदों पर नहीं होना है। इसके लिए अनिवार्य है कि आप लोगों को स्नातक होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें देखिए, और इसके बाद से कुछ पद को देख लेते हैं। देखिए, पहला ही पद है ना, सहायक नहीं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, नहीं, मतलब देखिए कौन कौन सा दिया है कि मतलब कौन से पद को कौन से लोग भर सकते हैं। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो देखिए वेतन 7 का स्तर है, ठीक है। और ये किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक होना चाहिए, इसके लिए स्नातक होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपकी सब्जेक्ट से हो, बस स्नातक हों, ठीक है। और योजना सहायक के लिए तो ये भी वेतन 7 का स्तर है और ये भी किसी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, मतलब इसमें भी किसी भी वर्ग से हो तो स्नातक होना चाहिए। और यहीं पे नीचे जो दिया है कनीय सांख्यिकी सहायक, तो ये भी वेतन स्तर 7 का है और ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र। देखिए, इसके लिए गणित भी मतलब गणित या अर्थशास्त्र दोनों नहीं होना चाहिए, गणित अथवा अर्थशास्त्र दिया ना, तो गणित में हो तब भी भर सकते हैं, मतलब आप मैथ से और जो BSc किए हों तो भी भर सकते हैं। अर्थशास्त्र से मतलब इकोनॉमिक्स से एक स्नातक किए हों तो वो भी भर सकते हैं। और या वाणिज्य से जो कॉमर्स वॉमर्स भी किए होंगे वो भी मतलब इस पद के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो देखिए, कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए आपको गणित होना, मतलब गणित या इकोनॉमिक्स या मतलब कॉमर्स लिए हो तो मतलब इसको फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे क्या दिया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड C का है, ये वेतन स्तर 6 पे है। और ये कर है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ 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 किसी मान्यता प्राप्त स्थान से PGDCA अथवा BCA BSc IT या समकक्ष, उस मतलब ये होना इसके लिए अनिवार्य है, ठीक है। और नीचे देखिए, इसी में कुछ ना कुछ बातें कहा है इसमें कि 10/11/2023 के आलोक में बीटेक, मतलब इससे पहले जो कोई बीटेक किया हो या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या कोई बीटेक जो बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो, मतलब ये लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नीचे कौन सा है, देखिए अंकेक्षक, अंकेक्षण या निदेशालय विभाग, तो इसके लिए देखिए वाणिज्य में होना चाहिए, अर्थात वो कॉमर्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त, सांख्यिकी अथवा गणित, मतलब इसको गणित वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस पद के लिए गणित वाले भी अवेलेबल हैं। और यहीं पे नीचे देखिए अंकेक्षक सहयोग समितियां या सहकारिता विभाग, ये वेतन स्तर 5 का है। और इसमें मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ साथ वाणिज्य और स्नातक करने का, मतलब इसमें गणित का हो या मतलब इकोनॉमिक्स का हो, सॉरी वाणिज्य जो है तो कॉमर्स से आ जाएगा, ठीक है। गणित अथवा कॉमर्स से हो और जो कोई इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं इसमें और क्या जरूरी जो बातें हैं इससे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो पद होता है ना, जैसे ऊपर जो दिया है ASO सहायक प्रशाखा, नहीं नहीं, नीचे अब हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए कुल मतलब अब कितने कौन से विभाग में कितने पद हैं। तो देखिए, पहला दिया है जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो ASO है, ठीक है। ASO देखिए, अब बहुत लोग समझ रहे होंगे कि ये मतलब कौन सी मतलब कहाँ पे जॉब होगा, तो सबसे बेटर जॉब है इसी सचिव, मतलब BPSC के बाद से सबसे बेटर जॉब यही है, मतलब BPSC मतलब जो कराता है उसके बाद से, क्योंकि इसकी जो ज्वाइनिंग होती है सीधे मतलब जैसे सीधा सोच समझिए, जैसे कि यूपी में RO ARO था, वही मतलब बिहार के लिए RO ARO है, ठीक है। क्योंकि इसका भी जो नियुक्ति होगी सीधे सचिवालय में ही होगा।
तो देखिए सहायक प्रशाखा प्राधिकारी के लिए दे रहा है, कुल पद कितना है तो 1064 है, कुल पद 1064 है। बाकी इसमें आप लोग और देख लीजिएगा कि अनारक्षित कितने हैं तो 572। और ये बात बहुत जरूरी जानना है कि इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण की तरफ महिलाओं को आरक्षित पद है। मत कहने का मतलब कि जो अगर जो 100 पद हैं तो इसमें 100 पद में 35% तो केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। 65% ही लड़कों के लिए, 35% पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए। हालांकि इसमें अभी देखिए, हाँ एक बात और जरूरी कहना था कि इसमें डोमिसाइल अभी लागू नहीं हुआ है। डोमिसाइल नियम केवल यूपी मतलब टीचर वैकेंसी में लागू हुआ है। और डोमिसाइल नियम का मतलब ये हुआ कि अदर स्टेट के छात्र जो हैं उस इस मतलब वो मतलब जिस राज्य में भी डोमिसाइल नियम लागू हो जाएगा उस राज्य में अदर राज्य के लड़के उस वहाँ पे फॉर्म मतलब नहीं भर सकते हैं, सीधी सी बात ये है। तो अभी इसमें डोमिसाइल नहीं लागू है, का भरोसा आने वाले दिनों में इसमें भी डोमिसाइल मतलब इस सब पदों में भी डोमिसाइल लागू हो सकता है। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है किसी दूसरे स्टेट के लड़कों को भी यहाँ पे जाने के लिए, सचिवालय में अगर नौकरी करना हो तो, क्योंकि सबसे बेस्ट नौकरी है सचिवालय के लिए। मतलब क्योंकि इसमें देखिए 2 दिन तो पूरी मतलब संडे सैटरडे 2 दिन पूरा छुट्टी रहता है और काम वर्कलोड भी इसमें बहुत कम ही रहता है। तो खैर हम लोग आगे देखते हैं इसमें जो जरूरी बात है। देखिए योजना सहायक का, तो योजना सहायक का जो कुल पद है ना 88 पद है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ अनारक्षित 75 सीट हैं और यहीं पे मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें हैं। तो हम लोग कुल टोटल देख लेते हैं, ठीक है। और यहीं कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए कुल 5 पद हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए कुल 1 पद है। अंकेक्षक के लिए तो 125 पद हैं, कितना 125 पद हैं। और वहीं अंकेक्षक सहयोगी समिति के लिए कितना है भाई तो 198 पद है। और यहाँ दिए कुल पदों की संख्या दे रहा है तो 1481 है। कुल पदों की संख्या कितनी है 1481, ठीक है। और अब देखिए नोट में यहाँ कुछ बात दिया है कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा और राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। कहने का मतलब कि जो 35% दिया जाएगा किसी अन्य राज्य की महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। अगर किसी अन्य राज्य की जो महिलाएं इसमें जो फॉर्म भर रही हैं तो उनका गिनती जनरल कोटा से ही होगा, न कि वो भी इस 35% में आएंगे, ठीक है। तो कहने मतलब वो 35% में नहीं आएंगी, 35% में केवल राज्य की जो मूल महिलाएं हैं मतलब वहाँ के जो निवासी हैं उन्हीं को 35% में गिनती किया जाएगा। और नीचे कह रहा है कि उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो मतलब रिक्तियाँ औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकते हैं। देखिए कोई भी किसी भी पर जितना नोटिफिकेशन निकल गया ना उससे कम नहीं होता, बढ़ता ज़्यादा ही है। अगर जो 1481 है तो इससे कम नहीं होगा, जहाँ तक अनुमान है 99% यही संभावना रहती है कि बढ़ेगा ही, न कि घटेगा, ठीक है। और दूसरा करेगा आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाची विभागों द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। कहने का मतलब फॉर्म फिलअप भरने से पहले सभी डिग्रियाँ मतलब उपलब्ध होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई अभी बीएससी 3rd ईयर में हो तो वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और उम्र सीमा देख लीजिए, तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की दिनांक 1/8/2025 से गिनती होगा। कितना से 1/8/2025 से। और जो दिया है 1/8/2025 तो देखिए लगभग 21 मतलब अधिकतम मतलब न्यूनतम उम्र सीमा इसकी कितनी होती है, न्यूनतम यहाँ देखिए दिया है कि न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है तो 21 वर्ष है सभी कोटियों के लिए 21 वर्ष अर्थात। और जो 1/8/2025 है तो और जो 21 वर्ष घटाए तो लगभग यही आएगा आपका 1/8/2024 सॉरी 2004। मतलब 2004 के पहले जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो फॉर्म को इसमें फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 2004 के पहले वाले। और अगला देखते हैं कि इसमें उम्र सीमा जो कुछ लोगों को आरक्षित मतलब कुछ लोगों को मतलब आरक्षण मिला रहता है तो उनकी उम्र सीमा क्या है तो अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए देखिए 37 वर्ष है। कितना 37 वर्ष अर्थात जनरल कोटा के लिए कितना है 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए कितना है तो 40 वर्ष है। वही अनारक्षित महिलाओं के लिए कितना है भाई तो 40 वर्ष है, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अर्थात SC ST के लिए कितना है भाई 42 वर्ष है। और सभी कोटियों के दिव्यांग अभ्यर्थी जो होंगे इसमें कह रहा है उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट है। मतलब इसमें जो कोई भी दिव्यांगजन होगा अगर जो अनारक्षित है तो 37 वर्ष दिया ना तो उसका 10 साल और होगा। पिछड़ा वर्ग है और जो वो उसमें पिछड़ा वर्ग में कोई दिव्यांगजन है तो 40 साल इसके लिए, तो उसके लिए 50 साल हो जाएगा। कहने मतलब उसके लिए अतिरिक्त मतलब इस जितना कोटा दिया गया उसके अतिरिक्त जो होगा 10 साल तक के लिए होगा, ठीक है।
हालांकि आप लोग इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा एक एक बात शब्द को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ और भी दिया है, लेकिन जो ज़रूरी है उनसे उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए परीक्षा फॉर्म अभी अप्लाई नहीं हो रहा, अभी आगे, हाँ पहले इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कब से इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है, ठीक है। दे रहा है कि परीक्षा तो निर्धारित पाठ्यक्रम, तो देखिए पाठ्यक्रम इसका सिंपल आसान है। प्रारंभिक परीक्षा होगा, एक मेंस होगा, ठीक है। मात्र 2 ही परीक्षा होगा और कोई भी थ्योरी मतलब थ्योरेटिकल इसमें एग्जाम नहीं होगा, सभी मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ मतलब यूपी के आर ओ में होता है कि कुछ पेपर जैसे कि निबंध हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, आपको लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके लिए निम्नलिखित विषय होंगे। पहला क्या है, समान अध्ययन। समान अध्ययन के लिए कुल कितने प्रश्न हो भाई? हाँ, समान अध्ययन के लिए 200 अंकों का होगा। कितना है? 200 अंकों का। समान अध्ययन के लिए 200 अंकों का, अर्थात प्रश्न कितने आएंगे? तो प्रश्न इसमें 50 प्रश्न आएंगे। समान अध्ययन मतलब जीएस का 50 प्रश्न आएंगे। अब प्रत्येक प्रश्न कितने का अंकों का होगा? तो 4 अंकों का होगा। कितने? 4 अंकों का, अर्थात एक प्रश्न पे 4 नंबर मिलेंगे, अर्थात 200 अंकों का होगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित। देखिए सामान्य विज्ञान एवं गणित के साथ दिया है, तो 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान से होगा और 25 प्रश्न गणित से होगा, ठीक है। और इन सभी के सभी का 4-4 नंबर का होगा, अर्थात ये भी 200 अंकों का होगा। कितने? 200 अंकों का ये भी होगा, ठीक। उसके बाद कह रहा मानसिक क्षमता जांच, अर्थात सीधे सीधे बोले तो इसको रीजनिंग कहेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग भी कितने? 50 प्रश्न होगा। रीजनिंग का इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और ये भी 200 अंकों का होगा। कितने? 200 अंकों का, अर्थात कुल कितना हो जाएगा? 600 अंकों का इसमें पेपर होगा ये, ठीक है। और नीचे देखिए दिया है ना, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी, अर्थात इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 का। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। कितना? 2 घंटा 15 मिनट की होगी। और ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा भाषा का माध्य हिंदी अंग्रेजी होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी कोई भी आप जो भाषा चूज करना चाहें हो सकता है। और दूसरा देखते हैं इसके, हाँ यहाँ पे थोड़ा हम लोग डिटेल में इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार दे रहा है। पहला कह रहा है समान अध्ययन। तो समान अध्ययन में इसमें प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन, देखिए समान अध्ययन में ये तो यहाँ से देखते हैं। समान अध्ययन में जो दिया है ये ऊपर मतलब मोटा मोटी में बता दिया है कि मतलब कौन से इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो समसामयिक विषय, समसामयिक में देखिए सीधी सीधी बोले तो करंट अफेयर इसको, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। कहने का मतलब पूरी करंट अफेयर यहाँ पे दे दिया ना, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो महत्वपूर्ण घटनाएं में और बचेगा क्या भाई? जो घटनाएं होंगी वही होगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत देशों का इतिहास मतलब पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास मतलब कहा है कि इसमें भारत का इतिहास आ जाएगा। संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं और भारत की संविधान अर्थात पॉलिटी और राज्य व्यवस्था और देश की राजनीतिक प्रणाली, जिसमें पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तब देखिए बिहार से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, इसमें 4-5 प्रश्न पूछता है बस, वो भी जो बिहार का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का कौन सा योगदान है। काफ़ी मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता इसमें। खंड ख में यही देखिए सामान्य विज्ञान और गणित से जो था 25-25 प्रश्न, कितना था? 25-25, ठीक है। तो देखिए इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहता तो बस मैट्रिक स्तर, लेकिन इसका लेवल जो मैथ पूछने का होता है थोड़ा टफ होता है। उसके बाद कह रहे हैं सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान का भूगोल, मतलब जीव विज्ञान और भूगोल होगा इसमें, ठीक है। कहने मतलब पूरी इसमें साइंस आएगा। और गणित में इसमें दिया है कौन कौन से टॉपिक होंगे, ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें टॉपिक डिफाइन कर दिया है। तो देखिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होगा और दशमलव और भिन्न होगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज और लाभ और हानि होगा, ठीक है। उसके बाद किया मानसिक क्षमता जांच, जो कि रीजनिंग से खंड ग।
तो इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक पता है ना, वर्बल और नॉन वर्बल सब मतलब दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस घटक। जैसे नॉन वर्बल जैसे देखे होंगे चित्र वाला जो होता है, काफ़ी मतलब इमेज उमेज वाला जो प्रश्न होता है रीजनिंग में, वो सब भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। हालांकि देखिए 50 प्रश्न है, कम नहीं है। 50 प्रश्न में कहाँ से आएगा कोई भाई, खाली केवल कोडिंग डिकोडिंग आर्डर रैंकिंग का तो होगा नहीं, तो सारे सारे ये सब प्रश्न होंगे। कह रहे निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन और कूट संख्या, ये सभी मतलब हो गए। अब यही देखिए, और जो प्री खत्म हो जाएगा और जो रिजल्ट मेंस के लिए कौन मतलब क्या क्या होंगे, तो ये कह रहा है कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न होंगे। देखिए प्री में तो केवल एक ही प्रश्न हो रहा था, एक ही पेपर हो रहा था, लेकिन मेंस में इसमें 2 प्रश्न होंगे। पहला क्या होगा, हिंदी। तो हिंदी क्या है ना कि सचिवालय की नौकरी है, तो भाई हिंदी और बिहार के जितने भी अधिकांशतः कार्य होते हैं हिंदी भाषा में होते हैं, तो हिंदी में होना आवश्यक है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था कि जितने लोग भी मतलब बीपीएससी के मतलब बीपीएससी के तहत चयन किए गए हैं या सचिवालय में लोग काम कर रहे हैं, उनको अभी ठीक से लेटर लिखना भी नहीं आता है। ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था, ठीक है। तो उनको लेटर भी या उनमें जो लिख रहे हैं उनमें मात्रात्मक या मतलब व्याकरण दृष्टि से काफ़ी उसमें त्रुटि होती थी। तो उसी के लिए मतलब कहने मतलब इसी की वजह से हिंदी इसमें तो अनिवार्य रहेगा किसी भी के लिए। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल 30% मतलब हिंदी के लिए केवल 30% लाना होगा। मतलब 100 में और जो 30 नंबर ला रहे हैं तो इसमें हिंदी में पास होंगे। ये हिंदी का जो नंबर होगा ना ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है। हिंदी का जो नंबर होगा जुड़ेगा नहीं, बस 30% इसमें लाना होगा। और ये हाँ, और जो आप हिंदी में और जो पास नहीं कर रहे हैं तो आगे जो आपका जो दूसरा जो पेपर है वो जाँच नहीं होगा। जो मेरिट बनेगा वो दूसरा पेपर के अनुसार ही बनेगा। तो हिंदी में भले ही 30% है लेकिन इसको पास करना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी पास करेंगे तभी आगे दूसरा पेपर जाँच होगी और उसी के अनुसार मेरिट बनेगा। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दूसरा प्रश्न मूल्यांकन कह रहा है, इसमें देखिए लिखा भी है कि 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा प्रश्न मूल्यांकित तो किया जाएगा, ठीक है। और मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे, मतलब कहने का मतलब दूसरा पेपर क्या क्या होगा, तो वही फिर जो प्री का जो सिलेबस था वही इसमें मेंस में भी दूसरा पेपर होगा। सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जाँच। ये भी 200 प्रश्नों 200 मतलब नंबरों का होगा, ठीक है। तो जो मेन जरूरी बात था यही था। हाँ, एक बात और देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, मतलब 40% इसमें आप प्रश्न लाना अनिवार्य है, तभी आप लोगों के मतलब मेरिट में भी जोड़ा जाएगा, मतलब बताया जाएगा कि हाँ आप लोगों का कितना नंबर था, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। और नहीं, कहने का मतलब देखिए क्या होता है ना, कुछ मान लीजिए कि अगर जो 100 नंबर है, 100 नंबरों का प्रश्न हो रहा है, तो क्या कहते हैं ना कि 30 नंबर ही, और जो सभी अभी और जो 100 नंबर का प्रश्न है तो एक लड़का आया 30 नंबर, ठीक है, और बाकी सब लड़के आए 30 नंबर से नीचे ही। तो इसमें टॉपर किसको कहा जाएगा, भले ही 30 नंबर टॉपर तो 30 ही नंबर को कहा जाएगा ना, क्योंकि 100 में ये 30 लाया, बाकी उसके नीचे हैं। लेकिन इसमें अनिवार्य मतलब न्यूनतम मतलब कोट नंबर दे दिया है कि 40% से आपका नीचे नहीं होना चाहिए। अगर जो किसी विषय में 40% से कोई नीचे ला रहा है तो उसको जोड़ा नहीं जाएगा, उसका मेरिट में वो नाम नहीं आएगा। भले ही इस 40% के सारे नीचे आ रहे हों, 39% वाला ही टॉप किया हो, लेकिन तो उसका नाम नहीं आएगा। कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है। बाकी अलग अलग कोट मतलब अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग दिया है। पिछड़ा वर्ग था ओबीसी के लिए 36.5%, सभी के लिए अलग अलग दिया, ठीक है। अब परीक्षा शुल्क के बारे में देख लें तो देखिए सामान्य वर्ग के लिए कितना है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात जनरल और ओबीसी के लिए क्या है, तो 540 रुपया है। और जो अदर स्टेट वाले हैं उनको भी 540 रुपया ही देने वाला होगा, क्योंकि वो भी जनरल में ही आ जाएंगे, ठीक है। नीचे कह रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं SC ST अर्थात जो दूसरे राज्यों के SC ST हैं वो उनका भी काउंट तो जनरल में होगा, और जनरल में होगा तो उनको भी 540 रुपया ही देना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लोग हैं उनको भी 135 मतलब केवल जो अस्थायी निवासी हैं उनको 135 रुपया देना होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए तो अनुसूचित जाति जनजाति के समान इनको 135 रुपया देना होगा। और सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, मतलब सभी श्रेणी की महिलाएं होंगी, मतलब कोई भी महिलाएं हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो, SC का हो, उनको 135 रुपया देना होगा। लेकिन हाँ, केवल वो बिहार की होनी चाहिए, ठीक है। अगर अदर राज्य की कोई महिलाएं आए तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, और जनरल में होंगी तो 540 रुपया देना पड़ेगा उनको।
अगला करें बिहार राज्य के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिलाओं हेतु 540 रुपये। बिहार राज्य के बाहर के सभी, देखिए नीचे स्पष्ट दे दिया है, तो बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, तो उनके लिए भी 540 रुपया होगा। अर्थात इसमें देखिए कहा ना बिहार के बाहर के, तो इसमें डोमिसाइल नियम लागू नहीं है, ठीक है। और एक बार ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब जो ज़रूरी था मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या इसमें सबसे ज़रूरी बात ये थी कि बिहार के अदर राज्य के स्टूडेंट भर सकते हैं, और जो मतलब कितना फीस लगा ये आप लोग देख ही लिए। तो हाँ, एक चीज़ इसमें और भी बहुत बेहद ज़रूरी था बताना कि ऑनलाइन आवेदन मतलब आवेदन पत्र भरने से संबंधित कुछ तिथि तिथि निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए कह रहा है ना ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब से है भाई, तो 18/8 अर्थात 18 अगस्त 2025, मतलब अभी आज कोई कितना तारीख है, आज 8 तारीख है ना, मतलब आज से 10 दिन के बाद से, शायद 7 तारीख, हाँ ठीक है, आज के 7 दिन के बाद से ये फॉर्म फिलअप भरा जाएगा, अर्थात 18 तारीख से भरना स्टार्ट होगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि देखिए 17/9/2025, मतलब लास्ट तिथि है 17/9/2025, और ऑनलाइन आवेदन भरने की भी अंतिम तिथि 19/9/2025 है, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी था कि अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, 18 अगस्त से फॉर्म इसको फिलअप किया जाएगा। तो और भी आप लोग जो ज़रूरी बातें होंगी एक बार इसको नोटिफिकेशन को अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। हाँ देखिए इसमें क्या क्या लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑनलाइन आवेदन पत्र से योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब क्या क्या लगेगा, तो देखिए मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल्य प्रमाण पत्र, फॉर्म भरने जाएंगे तो ये सब जरूरी आएगा। मैट्रिक अर्थात हाई स्कूल का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र ये भी लगेगा। पीजीडीसीए और जो बीसीए जो उस देखे होंगे स्पेशल कैटेगरी कुछ था, अगर जो इससे संबंधित डिग्री है तो ये भी इसका मूल प्रमाण पत्र लगेगा, मतलब उसमें स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और जो क्रीमी लेयर से संबंधित तो वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र अर्थात जो ईडब्ल्यूएस था उसके लिए भी, और जो बनवाए होंगे तो वो भी लगेगा। फिर स्वतंत्रता सेनानी का वो जो पोता पोती नातिन नतनी और जो हो तो उसका भी ये प्रमाण पत्र लगेगा, और दिव्यांगता संबंधी भी प्रमाण पत्र लगेगा। और नीचे दे रहा है कि अधिकतम उम्र की सीमा छूट से हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी लोक सेवक प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र संबंधित सूचना, मतलब कहना इसका भी मतलब जो कागज़ होगा उस सब मतलब जो इसका जरूरी डॉक्यूमेंट होगा वो सारे के सारे इसमें लगेंगे, ठीक है। तो एक बार अपने स्तर पे इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और बिहार के लिए मतलब बिहार के बाहर या बिहार के जो भी हो, अगर जो पूरी मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि पूरे पटना में हमेशा रहना हो तो बिहार के लिए काफ़ी अच्छा सर्विस है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।